6 बच्चों की मां हीराबेन के संघर्षों में छिपी है नरेंद्र मोदी के बनने की कहानी। पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल की उम्र में उन्होंने अलविदा कह दिया। नरेंद्र मोदी समेत उनकी 6 संतानें थीं। गरीबी में उन्होंने बच्चों की परवरिश की। 100 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ने पर इसी हफ्ते उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को पीएम मोदी उनसे मिलने भी गए थे। हीराबेन मोदी वो भारतीय महिला थी जो अपने बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा काफी एक्टिव रही थी। आमजन की तरह ही लाइनों में लगी, वोट डालने जाती और अपना खाना भी बनाती। उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी। ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे, मेरी माँ भी तो ऐसी ही है। प्रधानमंत्री ने लिखा था। इसमें अपनी माँ से जुड़ी लगभग हर बात पीएम मोदी ने लिखी थी। माँ के बारे में बताते हुए जाहिर है इसमें पीएम मोदी ने अपने बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने की कहानी लिख डाली है। इस ब्लॉग को पढ़कर आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी बनने में हीराबेन का बहुत बड़ा हाथ है। संघर्ष से हार न मानना, सादगी, अहंकार से दूर रहकर विनम्र रहना जैसी आदतें नरेंद्र मोदी में जाने अनजाने ही समा गईं। आप नीचे प्रधानमंत्री का माँ पर खुद का लिखा पूरा ब्लॉग पढ़िए और खुद तय कीजिए। माँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। जीवन की ये वो भावना होती जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से माँ के कुछ वीडियो भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं। पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है। भजन कीर्तन चल रहा है और माँ मगन होकर भजन गा रही है, मंजीरा बजा रही है। माँ आज भी वैसी ही है। शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई है लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने पिताजी के जन्मशती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही दिन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी। ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे, मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी माँ का बचपन कितनी मुश्किलों भरा था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती हैं तो कहती,
है कि ये ईश्वर की ही इच्छा रही होगी, लेकिन अपनी माँ को खोने का, उनका चेहरा तक ना देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थीं और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थीं, सभी का ध्यान रखती थीं, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थीं, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रहीं। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पत्रों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। सामान्य रूप से जहाँ अभाव रहता है वहाँ तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थीं। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थीं। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थीं। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थीं। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जलकमल छांडी जाने बाला, स्वामी अमारो जाक्षे, वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नुहाल रड्डू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थीं। माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी है कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए, उनका हाथ बंटाने के लिए नहीं कहती थीं। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बंटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ ना जाएं। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थीं, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थीं। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था, कभी वहां से। पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थीं।
हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थीं। पुरानी चीजों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैंपियन रही है। उनका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। वो अक्सर पुराने कागजों को भिगोकर उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थीं, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से वो दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थीं। बाजार से कुछ कुछ सामान लाकर वो घर के दरवाजे को भी सजाया करती थीं। माँ इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थी है कि बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हुआ हो। धूल का एक भी कण उन्हें चादर पर बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सलवट देखते ही वो पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थी। हम लोग भी माँ की इस आदत का बहुत ध्यान रखते थे। आज इतने वर्षों बाद भी माँ जिस घर में रहती हैं, वहाँ इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि उनका बिस्तर जरा भी सिकुड़ा हुआ न हो। हर काम में परफेक्शन का उनका भाव इस उम्र में भी वैसा का वैसा ही है। और गांधीनगर में अब तो भैया का परिवार है, मेरे भतीजों का परिवार है। वो कोशिश करती हैं कि आज भी अपना सारा काम खुद ही करें। साफ सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती हैं, ये तो मैं आज भी देखता हूँ। दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता हूँ, उनसे मिलने पहुँचता हूँ, तो मुझे अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती हैं। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती है। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोंस कर रखती हैं। पिताजी जब तक जीवित रहे उन्होंने इस बात का पालन किया है कि वो किसी पर बोझ नहीं बने। मेरी माँ आज भी इसी प्रयास में रहती हैं कि किसी पर बोझ नहीं बने, जितना संभव हो पाए अपने काम खुद करें। आज भी जब मैं माँ से मिलता हूँ, तो वो हमेशा कहती हैं कि मैं मरते समय तक किसी की सेवा नहीं लेना चाहती, बस ऐसे ही चलते फिरते चले जाने की इच्छा है। मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनके जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई